नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एएसओ मेंस एग्जामिनेशन में साइंस के सवाल कहां से पूछे गए थे। 72 बीपीएससी प्रीलिम के लिए जो 26 जुलाई को है और अप्रैल में जो एग्ज़ाम है एईडीओ का, उन दोनों के लिए आपको सोर्स का पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मैंने पूरा पेपर भी डिस्कस किया हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। सभी सवाल मैंने करवाए हैं। सवाल का जो स्टैंडर्ड है एएसओ मेंस का, वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं, लेकिन मेंस में जैसा पहले से ही संभावित होता है उसी स्टैंडर्ड के सवाल हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेंस में इसी स्तर के आते हैं। एएसओ कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, कोई बहुत बड़े पोस्ट की एग्जामिनेशन नहीं होती है सिविल सर्विसेज टाइप की, लेकिन उसमें भी सवाल इतने शानदार स्तर के पूछे गए जीएस में कि आपको एक बार को रुक करके सोचना पड़ता है कि कैसे तैयार किया जाए। अगर पैटर्न को देखेंगे तो 70 बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद से जो प्रदर्शन हुए थे पटना में और सभी जगहों पर, पता होगा आपको, तो उसके बाद से बीपीएससी ऊपर ये भी आरोप लगा था कि बहुत आसान स्तर के सवाल बनते हैं, बहुत हल्के सवाल होते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं। 2025 के वर्ष में जितने आपको एग्ज़ाम दिखेंगे, चाहे वो डीएसओ हो, एएसओ हो, या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, सभी में आपको सवालों का स्तर अलग लेवल के दिखे होंगे। उसी क्रम में यह एएसओ मेंस का पेपर है जिसमें साइंस के सवाल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के पूछे गए, मतलब इतने अच्छे कि आपको अलग से इस प्रकार के सवालों का प्रैक्टिस करना चाहिए। आज के वीडियो में डिटेल बताऊंगा, एक एक सवाल का सोर्स भी आपको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या अंतर है इसमें, वो भी आपको समझाऊंगा। साइंस बैकग्राउंड और नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें भी बता दूंगा किस प्रकार से दोनों में अंतर होना चाहिए तैयारी करने के दौरान। देखिए, सवाल है इस प्रकार के सवाल जो पूछे गए, या फिजिक्स का सवाल है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पूछा गया, सीधा सीधा फैक्ट्स नहीं पूछे। इसी प्रकार से सबसे पहले तो कितने सवाल आए थे, तो अप्रॉक्स 40 सवाल आए हुए थे। कितने? 40 सवाल आए हुए थे। 71 बीपीएससी के प्रीलिम में कितने सवाल आए थे, तो 35 सवाल आए थे साइंस से। हिस्ट्री से कम कर दिए थे उन्होंने। तो साइंस के सवालों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ी है। 72 में कितने आ सकते हैं? 30 प्लस में तो निश्चित ही है, आप इसे इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो 39 से 40 करीब में डायरेक्ट सवाल जो हैं वो विज्ञान से पूछे गए हैं एएसओ में। ठीक है बंधुओं, देखिए अगला सवाल जो है, अभी हम न्यूमेरिकल को इग्नोर कर रहे हैं, न्यूमेरिकल फिजिक्स का है। कहाँ से पूछा गया? तो पृथ्वी का द्रव्यमान इत्यादि से सवाल पूछे गए हैं। ये भी न्यूमेरिकल का सवाल है। और ये जो है ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, जो मैग्नेट का चैप्टर होता है वहाँ से यह सवाल पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैट जिसको हम 12th पढ़ते हैं, वहाँ से यह सवाल पूछा गया है। समान धारा की समान लंबाई, और उसको फिर हमने काटा हुआ है तो फिर पूछा है कि कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। कोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पैटर्न दिखाने के लिए आया हूँ, नहीं तो मेरे पास कंटेंट है आईआर का तैयार, जिस पर मुझे 1 घंटे के अप्रॉक्स लेक्चर बनाना है। ये पैटर्न देखिएगा ध्यान से। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा है, वो डायरेक्ट फैक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, एप्लीकेशन पूछ रहा है, अनुप्रयोग, कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई विज्ञान की थ्योरी है, वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई होते समय वो किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है, क्या परिवर्तन उसमें आ रहे हैं। यानी कि साइंस में भी फिजिक्स में अप्लाइड प्रकार के फिजिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं कि कहाँ पर यह अप्लाई हो रहा है। ये देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर से क्वेश्चन है। आप कंडक्टर भी मान सकते हैं, इंसुलेटर चैप्टर जो होता है उससे भी पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से एक पूछा गया है ध्वनि की चाल में, साउंड वाले चैप्टर से पूछा गया है। साउंड वाले चैप्टर से सवाल पूछा गया है, साउंड वाले चैप्टर से पूछा गया है। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर किससे पूछा गया है, तो भाई अपवर्तनांक, लाइट वाले चैप्टर जो होता है उसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इन सब से सवाल पूछे गए हैं और वहाँ पर यह सवाल सीधा सीधा सा पूछा गया है।
इसके बाद धातु अधातु को इन्होंने किससे जोड़ा है, इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ा है। इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में ही इन्होंने कंडक्टर, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर इत्यादि से सवाल होते हैं उसी को इन्होंने कॉन्सेप्ट पर, फ्यूज के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके मेटल और इलेक्ट्रोस्टैट वाला एक सवाल पूछा है। ठीक है, इसके बाद से आएंगे नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर अलग अलग जो थ्योरी होती है साइंस में, अलग अलग लॉज जो होते हैं, जैसे न्यूटन का लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आप केवल लॉ मत पढ़िए, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि वो अप्लाई कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको ये भी कॉन्सेप्चुअल दिखा। उसके बाद से आप आएंगे तो रेनबो जो होता है ये भी किस में आता है, तो ये भी लाइट प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तन, स्कैटरिंग, जिसको विवर्तन कहते हैं, इसी चैप्टर से सवाल पूछा गया है और उसके एप्लीकेशन पूछे गए हैं। और उसमें भी रेनबो का सीक्वेंस पूछा गया है कि प्रकाशीय घटना जब घटित होती है तो किस प्रकार, सबसे पहले क्या होगा और सबसे अंत में क्या होगा। रेनबो भी दो प्रकार के होते हैं, एक में अंदर की तरफ लाल होता है, एक में बाहर की तरफ में लाल होते हैं। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डीप में जा कर के वो आपसे पूछा जा रहा है। पहले क्या पूछा जाता था, रेनबो किसका एक सही उदाहरण है, परावर्तन का, अपवर्तन का, स्कैटरिंग का, ये सवाल पहले पूछा जाता था। जबकि अब क्या पूछा जा रहा है कि रेनबो अगर घटित हो रहा है तो वो सीक्वेंस में किस प्रकार से होगा, घटनाक्रम। कोर इशू पर पहुंचिएगा जहां पर मैं ले जाना चाह रहा हूं। तो यानी कि वन स्टेप डाउन गए हैं ये, और थोड़ा सा गहराई से इन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या 72 में ऐसा पूछ सकता है? हाँ। क्या एईडीओ में ऐसा पूछ सकता है? संभावना कम होती है एईडीओ एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक स्टेज का एग्जामिनेशन है, प्रीलिम केवल होता है, और उसमें इस लेवल के सवाल पूछे जाने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ताकि आप सरप्राइज ना हो एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो। एक चीज़ और है, एईडीओ एक तरफा एग्जामिनेशन नहीं होगा। बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सवाल अच्छे स्तर के होंगे, ये तो आप पहले से मान करके जाइएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डीप से पूछे जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन हल्का भी एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ये ज़रूर मन में बिठा करके जाइएगा पहले से। फिजिक्स में आपको एक सवाल दिखेगा जो केमिस्ट्री में भी मान सकते हैं, हालांकि ये आपको डायरेक्ट फैक्ट से पूछा गया है। मतलब सीधा सीधा सही फैक्ट पूछ लिया है कि जो धातु का बेल होता है, बेल जो बड़े बड़े लगे होते हैं, वो किस एलॉय का बना होता है। एलॉय यानी कि दो अधिक मेटल को हम जब मिलाते हैं तो एलॉय बनता है, उससे बना होता है। ये पूछा गया आपसे। तांबा और जस्ता या तांबा टिन है, तांबा लेड है, तांबा या निकल, इस प्रकार से उदाहरण दिए गए। ये सीधा सीधा फैक्ट है। केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं, हालांकि यह केमिस्ट्री के सवाल में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया केमिस्ट्री के सवालों में। आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है किस में? निम्नलिखित में कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थाई ऑक्साइड है? ऑक्साइड चैप्टर, ऑक्साइड जो पढ़ते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो भी एलिमेंट जुड़ करके ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट बनाते हैं उसको ऑक्साइड हम लोग जनरली कहते हैं। मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का होता है, हर चीज़ का हम ऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार नहीं है? कौन सा चैप्टर आ गया भाई? तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट। क्षार नहीं है, क्षार से सवाल पूछा गया है, क्षार से सवाल पूछा गया है। निम्न से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? एसिड से सवाल पूछा गया है। निम्न से किसे निषेचक की तरह उपयोग किया जाता है? मतलब किसके तौर पर? तो लोगों को बेहोश करने के लिए हॉस्पिटल में जो उपयोग किया था, एनेस्थेसिया जिसको कहा जाता है, वो आपसे सवाल पूछा गया है। यह कार्बनिक ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है उसमें हम कार्बन और उसके अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और उसके अलग अलग जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। निम्न से आयरन किसका अवयव है? आयरन से पूछा गया है, आयरन किसका अवयव है ये पूछा गया है, बेसिक सवाल है ये। तो देखिए अगला क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। यानी कि अभी तक पेपर में आपको दो चीज़ें दिखी होंगी, कार्बन, ऑक्सीजन एंड एसिड, बेस, सॉल्ट, ये आपको दिखेगा। ठीक है बंधुओं, ये क्या हो गया? केमिस्ट्री के कुछ प्रमुख चैप्टर्स हो गए। अभी मैं अलग से भी बताऊंगा आपको, आप बस वीडियो का अंत तक देखिए। लेकिन इसमें जो सवाल पूछा है ना, वो कुछ सवाल तो कॉन्सेप्ट बेस हैं, जो इसमें आपको ऑक्साइड के बारे में पता होना चाहिए, कैसे जुड़ता है, कैसे अलग होता है, एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, बेस के साथ में कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है।
और दूसरा कुछ कुछ सवाल डायरेक्ट फैक्ट हैं, जो आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे उभयधर्मी, क्षारीय, शक्तिशाली क्षारीय, अम्लीय क्या होता है, ये अगर नहीं पता होगा तो कैसे कर ले जाएंगे। तो यानी कि फैक्ट्स एंड जो कॉन्सेप्ट है उसका मिक्सचर है केमिस्ट्री। जबकि फिजिक्स 100% क्या था, कॉन्सेप्चुअल, अप्लाइड फिजिक्स टाइप का। ठीक है बंधुओं, नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कठोर जल निम्नलिखित में किस लवण के होते हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट, सॉल्ट वाला एक सवाल आ गया। निम्न से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा। सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए, केमिस्ट्री के सारे सवाल हो गए। फिजिक्स में आपको बड़े बड़े सवाल दिखे होंगे, लेंदी सवाल दिखे होंगे। केमिस्ट्री में आपको सवाल तुलनात्मक रूप से सिंपल दिख रहे हैं, आसान नहीं है। ये दिखने के स्तर में बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट वाले कम हैं और आपसे जो सवाल पूछा गया है वो जनरली फैक्ट बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी 2-3 सवाल पूछे गए हैं। अब बायोलॉजी की तरफ में हम लोग आते हैं। बायोलॉजी से जो सवाल पूछे गए हैं, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में या बीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन में, तो बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। किससे, जीव विज्ञान से। जो रटने के अलावा उसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता है। मुझे तो सबसे कठिन पूछे बायोलॉजी ही लगता है। जो बच्चे पढ़ते हैं वो अलग ही होते होंगे। कुफड़ी किसकी प्रजाति है, फैक्ट बायोलॉजी से पूछा गया है। टीलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ, डायरेक्ट, ये तो करंट में भी चर्चा में रहा है, इसलिए भी पूछा जा सकता है ये। कैथरेंस रेजियंस में क्या मिलता है, ये सवाल है, बच्चों ने सुना भी नहीं होगा बहुत सारे। तो दारूवाहिका जो जल संवहन में, प्लांट्स बायोलॉजी से पूछा जा रहा है, ये भी प्लांट बायोलॉजी से सवाल है, प्लांट बायोलॉजी से सवाल है। इनमें से क्या मसाले के रूप में उपयोगी होते हैं, ये तो जनरल नॉलेज में भी आएगा और बायोलॉजी में भी। खाद्य जो हमारा तंत्र है उसमें कई बार हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हालांकि मैं चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा भी। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है, एंजाइम से सवाल पूछा गया है। पाइरुलिना संबंधित निम्न तथ्य पर आपको चयन करने के लिए कहा गया, कौन से कथन सही हैं। पाइरुलिना के बारे में 3 यहाँ पर दिए गए हैं, उसमें से आपको चयन करना है कि कौन कौन से सही हैं, कौन सा इसमें से सही नहीं है। आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जितने अभी तक बायो का हमने देखा 100% फैक्ट है। अगर आपको याद है तो आप कर, मैक्सिमम फैक्ट्स ही हैं, डायरेक्ट फैक्ट हैं। ठीक, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला सवाल है बंधुओं, ये सबसे आसान सवालों में से एक था, सबसे आसान। हालांकि ये बायोलॉजी भी नहीं कहेंगे, जनरल नॉलेज से है। ग्लोबल वार्मिंग इतना पढ़ते हैं, करंट में पढ़ते हैं, स्टैटिक में पढ़ते हैं, जहाँ से आप जिसको जोड़ें। ये इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट से बीपीएससी किसी भी एग्जामिनेशन में सवाल अलग से नहीं पूछे जाते हैं, रैदर कि वो करंट अफेयर में चर्चा में हो तब पूछे जाएं। निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए जीवों के विकास से सवाल पूछा गया है, जो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर ही होता है, जीवों का विकास, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, ये हार्मोन्स है अलग अलग जिनके बारे में आपसे पूछा गया। प्लांट्स हार्मोन क्या है, तो प्लांट्स हार्मोन है, ये प्लांट्स हार्मोन है। ठीक, एक जानवर जब सांस लेता है लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटर ऑर्गन नहीं होते हैं, ये भी जीव तंत्र से पूछा गया है। जीवों का संसार करके एक एनसीईआरटी में चैप्टर हुआ करता था। माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है, माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है। बायोलॉजी में हर दूसरे पेज में लिखा रहता है कि इस संयंत्र के माध्यम से जब इसे देखा गया तो ये हमें प्राप्त हुआ, तो उस संयंत्र के बारे में उसने पूछ लिया है आपसे। ठीक है बंधुओं, इसके बाद से नेक्स्ट आएंगे, गोल्जी उपकरण के बारे में पूछा गया है। गोल्जी उपकरण के बारे में पूछा गया है, सेल से भी एक चैप्टर से एक सवाल आ गया। कलर ब्लाइंडनेस से पूछा गया है, तो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह जो होते हैं ये जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं उसमें पढ़ते हैं, जहाँ पर क्रोमोजोम्स वाला जो होता है, सेल में ही थोड़ा सा डीप जाते हैं हम लोग तो क्रोमोजोम्स इत्यादि को पढ़ते हैं। तो क्रोमोजोम्स बेस्ड जो डिसऑर्डर होते हैं उसी में कलर ब्लाइंडनेस आता है, और भी एक दो बीमारियाँ आती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ से सवाल पूछा गया है। सही क्रम में लगाना आपको, ये अलग अलग प्रकार से आपको क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। जरा इसको कंक्लूड करते हैं। इस टोटल में देखेंगे तो 39 से 40 सवालों में 11 से 12 सवाल जो हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड मिलान करने वाले इस प्रकार से पूछे गए, कथन कारण इस प्रकार से पूछे गए। उसमें से भी मैक्सिमम जो सवाल हैं
वो फिजिक्स में इस प्रकार पूछे गए हैं। बाकी जो सवाल हैं वो आपको दिखेंगे, वन लाइनर सवाल दिखेंगे। ठीक, तो जितने सवाल पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम जो है वो वन लाइनर ही है। बाकी कुछ सवाल जो हैं कॉन्सेप्चुअल हैं और स्टेटमेंट वाले हैं, कथन वाले हैं, मिलान करने वाले भी पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स में 14 सवाल आए हैं, जो हमेशा ही रहता है। 14 के करीब में, 13 के करीब में, फिजिक्स के कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। केमिस्ट्री में मॉडरेट रहते हैं, 10-11 रहते हैं। सबसे कम सवाल तीनों साइंस में केमिस्ट्री में ही पूछा जाता है। और सबसे अधिक सवाल जो है वो पूछा जाता है किस में, तो बायोलॉजी में सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं हमेशा ही। ठीक, कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर हम लोग देखेंगे तो 14 + 11 सवाल जो हैं ये मैक्सिमम जो हैं किस में, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसीलिए मैंने कहा है कि लगभग में 20 सवाल जो हैं, इस 40 में से 20 सवाल अप्रॉक्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे गए हैं, कोर कॉन्सेप्ट से सवाल आए हैं। बाकी जो 50% सवाल हैं, 50 से 60% करीब में सवाल वो वन लाइनर फैक्ट बेस्ड पूछे गए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब ज़रा देखते हैं हम लोग चैप्टर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से कौन से सवाल आए हैं, क्योंकि चैप्टर्स आपको जानने ज़रूरी हैं और सोर्स जानना ज़रूरी है। एक एक सवाल का सोर्स अपने पास, एक एक सवाल का सोर्स है। जब मैं कह रहा हूँ एक एक सवाल, एक एक सवाल का 51 नंबर जो सवाल था मायोपिया वाला, निकट दृष्टि दोष वाला, वो आप देखिए केमिस्ट्री 11 चैप्टर जो है, सॉरी क्लास 10 फिजिक्स जो चैप्टर 10 है, क्लास 10 में चैप्टर 11, थोड़ा सा अटपटा हो गया था, क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, NCERT कक्षा 10, उसमें से यह सवाल पूछा गया कि मायोपिया दूर की वस्तु का रेटिना के आगे बनता है न कि पीछे, और यह सवाल सही हो जाता। इतना दिन इसलिए लगा क्योंकि एक एक सवाल ढूंढने में बड़ा समय लगता है गुरु। इसके पास एक पृथ्वी का द्रव्यमान वाला सवाल पूछा गया है, या क्लास 9 NCERT चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण वाला है टॉपिक, वहीं से सवाल पूछा गया, कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है। मैं आपको एक सजेशन पहले ही दे देता हूं, अगर आपका साइंस वीक है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने मत बैठिएगा एग्जामिनेशन में। नहीं आ रहा हो, यहाँ पर भी प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल और अंत नहीं है साइंस में, इतने न्यूमेरिकल होते हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड का, मुझसे पूछिए, न्यूमेरिकल ही होता है हमारे हिसाब से तो साइंस में, इसलिए उसके पीछे मत भागिएगा। बेसिक बेसिक फार्मूला पढ़िए, बेसिक बेसिक थ्योरीज पढ़िए, न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिए। अगर आपका फार्मूला जो पढ़ के उस पर आ गया तो सॉल्व कीजिए, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़िए। उस चक्कर में निगेटिव नहीं लगा लेना है, मैं ये कह रहा था बस। समान आकार के 2 गोले वाला सवाल पूछा गया है, क्लास 9 NCERT में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से सवाल पूछा गया था। गुरुत्वाकर्षण से 2 सवाल आए। सेलेनॉइड वाला एक सवाल पूछा गया था, ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो चैप्टर है, क्लास 12 NCERT फिजिक्स का कोर NCERT होता है ये, वहाँ से सवाल यह पूछा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे तो करंट से सवाल पूछा गया है, ये क्लास 10 NCERT चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सवाल से सवाल पूछा गया चैप्टर से। इसी प्रकार से एक सवाल पूछा कक्षा का तापमान पर ध्वनि की चाल वाला, ये क्लास 9 NCERT चैप्टर 12 ध्वनि चैप्टर से यह सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से मिट्टी के तेल और अपवर्तनांक का जो जोड़ करके सवाल पूछा गया, एक कोर कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो फिर लाइट के साथ क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी या कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। इस प्रकार का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, और उसी से यह सवाल पूछा गया है। क्लास 10 NCERT चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम से चैप्टर है, वहाँ से ये सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से टीन से बना एक फ्यूज़ तार पर एक सवाल पूछा गया है, जो आपके क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, उसी से सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से सारे सवाल के सोर्स हमने निकाले हैं, सारे के सवाल के सोर्स हैं, केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का भी है, केमिस्ट्री का भी है, बायोलॉजी का भी है, बायोलॉजी का भी है, सबका निकाला है मैंने, सबका निकाला है। बायोलॉजी में जो मैक्सिमम सवाल आपको दिखेंगे वो क्लास 11 बायोलॉजी दिखेगा, क्लास 12 बायोलॉजी दिखेगा, क्लास 12 बायोलॉजी दिखेगा, क्लास 11 बायोलॉजी। देखिए सब पर आपको दिख रहा है, सब पर आपको दिखा दिया है मैंने, एक एक सवाल का मैंने दिखाया आपको। क्लास 11 बायोलॉजी है, ये भी क्लास 11 है, क्लास 12 बायोलॉजी है। यानी कि बायो में जो सवाल इन्होंने पूछा था ना, क्लास 12 बायोलॉजी, एक एक सवाल को जब मैं ट्रेस कर रहा था मुझे हंसी भी आ रही थी कि ये क्या पूछा इन्होंने। क्लास 11 बायोलॉजी, सब में देखिए
सब में 100% सवाल जो है ये क्लास 11 बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी, सब में वही पूछा गया है। अब आते हैं कि चैप्टर्स हमने जान लिए, सोर्स देख लिया, सवाल देख लिया, आगे क्या? आगे चलते हैं। सारे सवाल का आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप एक एक सोर्स देख सकते हैं सारे सवालों का। आगे क्या करें? आगे क्या करें? जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो क्या करें, और जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें? अगर आपके अंदर ये हिम्मत हो कि 11th 10th 9 10th फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो 9 10th फिजिक्स केमिस्ट्री NCERT सवाल बहुत सारे पूछे गए हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार दो बार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। उसके अलावा आप परीक्षावाणी की जो किताबें आती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या लूसेंट का जो 1 लाइनर वाला किताब आता है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप उस पर ज़्यादा निर्भर हों, उसे अच्छे से पढ़ें, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल वहीं से आएंगे। लेकिन कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की गति बढ़ेगी या कम होगी, ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना बंधुओं। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप कोशिश करें कि कुछ कुछ चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करके आए, इतनी समझ होती है कि एक बार पढ़ा जाए तो आप समझ सकते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अगर पढ़ने का मैं सोर्स बताऊं, केवल पढ़ाई का, तो आप 9 10th 11th 9 10th की NCERT आप पढ़ सकते हैं, उसमें से कई सारे कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं, ठीक। लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि केवल उसी को पढ़ के जाइएगा, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। 40 सवालों की बात है और मैक्सिमम टाइम जो होता है वो फैक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षावाणी जो है ये तो आपको मदद करेगा ही करेगा। इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो किताब आती है, अगर ये ना मिले तो आप लूसेंट ले सकते हैं, क्योंकि फैक्ट बेस्ड जो सवाल आते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो वो तो ज़रूर ही गो थ्रू हो जाएं भाई 9 10th 11th की NCERT से, क्योंकि आपको थोड़ा सा राहत दे सकता है, आपको थोड़ी सी बढ़त दे सकती है ये चीज़। NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, किताब से भी ज़्यादा NCERT गोली मारिए, हटाइए। अगर आपके पास किसी और पब्लिकेशन का किताब है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ख़ासतौर से फिजिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसे ज़रूर ही पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी बायोलॉजी में तो फैक्ट ही है 100%, ठीक है बंधुओं। तो मैं ये कह रहा था, साइंस बैकग्राउंड नहीं है आपका तो आप NCERT अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन किताबों पर फोकस करें। NCERT अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, बाकी फिर आपको इसी किताबों पर आना है। बायोलॉजी के लिए क्या करें? बायोलॉजी पर आएंगे, लेकिन फिजिक्स के चैप्टर नोट कर लीजिएगा। लाइट, मिरर, लेंस चैप्टर रहता है, साउंड चैप्टर है, साउंड के अलावा मैग्नेट चैप्टर भी एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट है, वेव्स का चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, इसके अलावा ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है इसे भी ज़रूर पढ़ के जाएं। ये जो है ये 7-8 चैप्टर हैं, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिजिक्स के लिए, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट का तात्पर्य होता है बंधुओं, इनमें लॉज भी होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स के लॉ होते हैं, वेव में कई सारे लॉ हैं, इलेक्ट्रिक करंट में किस प्रकार से करंट बिहेवियर करता है, क्या मेटल का बिहेवियर होता है, क्या सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होता है, नॉन मेटल का क्या बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेगी, करंट उसके विपरीत दिशा में चलेगी, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये इन सब पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। साउंड की स्पीड किस में ज़्यादा होती, किस में कम होती है, डेंसिटी बढ़ने पर क्या होता है स्पीड के साथ, डेंसिटी कम होने पर क्या होता है स्पीड के साथ, तो ये सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ओके। इसी प्रकार से केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पदार्थ गुणधर्म, धातु अधातु, मिश्र धातु, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, रिएक्शन। इसके अलावा एक और चैप्टर होता है सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हिंदी में, जो भी है होता है सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है वो उसे ज़रूर पढ़ना है, जिसमें सॉल्वेंट हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्यूट पढ़ते हैं, ये सब जो पढ़ते हैं उसको ज़रूर पढ़ना है। C2 और प्रमुख कार्बनिक पदार्थ, और इसके साथ साथ ऑक्साइड जो अलग अलग होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनता है, क्या ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होता है, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, न्यूक्लियर बॉन्ड जो होते हैं उनके बारे में ज़रूर ही पढ़ना है आपको, ओके। तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए। बायोलॉजी में 100% फैक्ट है,
अगर बायोलॉजी आप उससे नहीं पढ़ रहे हैं 11th-12th की NCERT से, तो मत पढ़िए, आप खो जाएंगे बिल्कुल ही। अगर आपका बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है तो आपका सर दर्द करेगा। इसलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बायोलॉजी बिल्कुल 12th की NCERT लेकर रटे पड़े हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको वन लाइनर फैक्ट वाली किताब बताई है, चाहे लूसेंट का लें, परीक्षा वाणी का लें, उसे अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस भी इसका लूसेंट से करना है, मस्ट होता है। बायोलॉजी लूसेंट छोड़ के ही नहीं जाना है। उसमें भी कौन कौन से, तो जीव विज्ञान की शाखाएं, बेसिक बायोलॉजी, संयंत्र इत्यादि, कब से शुरू हुआ, क्या किसका परिभाषा होता है, जीव जगत क्या होता है, कौन से जीव पहले आए, कौन से जीव बाद में आए, जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से रेप्टाइल से मगरमच्छ बना, मगरमच्छ से डायनासोर बने, डायनासोर से अलग जीव जंतु बने। ये जो क्रम होता है ना जीवों का संसार करके जो होता है, उसे ज़रूर पढ़ना होता है। ये बेसिक में आता है, बिल्कुल बायोलॉजी का बेसिक। फिर सेल बायोलॉजी है, जिसमें आप क्रोमोजोम्स, DNA, RNA, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, गोल्जी इकाई के बारे में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी से कहा जाता है सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं 2 चैप्टर से आते हैं। फिर ह्यूमन बायोलॉजी है, मानव के अलग अलग अंग हैं। हार्मोन्स है, हार्मोन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है, कौन से ग्लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर का कौन सा ग्लैंड किस काम आता है, ये चैप्टर। इसमें ह्यूमन बीमारी भी होते, डिजीज भी होती है, किस जीव जंतु से कौन सा डिजीज होता है, कौन सा वायरस, कौन सा कवक, ये सब इसमें आते हैं। देन आता है प्लांट्स बायोलॉजी, प्लांट्स की संरचना, जैसे कि ह्यूमन सेल और प्लांट्स के सेल में क्या अंतर होता है, ये सब कुछ ये पूछी जाती है। प्लांट्स के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, प्लांट का संसार क्या है, कौन से प्लांट के कौन से हार्मोन कहाँ से सिक्रीशन होता है, क्या काम होता है उनका, फूल खिलता है कैसे, फल कैसे बनते हैं, फल पकता कैसे, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्लांट बायोलॉजी का, फैक्ट बेस्ड होता है। 100% फैक्ट्स हैं ये सारे, इसमें समझने लायक चीज़ें 9 के बराबर में। और कॉन्सेप्ट से सवाल आते भी नहीं बायोलॉजी में। आपको डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, आपको केवल फैक्ट्स पूछे जाएंगे। तो आपको पूरा मैंने बता दिया है। नॉन साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दें। लूसेंट, परीक्षा वाणी और 9th-10th की NCERT अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके, बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड का है उनके लिए मैंने सारा बता दिया है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कहीं पर कोई अगर आपको मदद मिलता है इस वीडियो से तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का।